ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पल्पेशन। ठीक है, इंस्पेक्शन को हम डिस्कस कर चुके हैं कि इंस्पेक्शन क्या है, किस तरह हम करते हैं, कौन कौन सी ऐसे मतलब फाइंडिंग है जो हम उसको फाइंड करने की कोशिश करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पल्पेशन। का मतलब क्या है? व्हेन यू आर टचिंग समवन एंड द हेल्प ऑफ योर हैंड्स, उसको क्या कहते हैं? पल्पेट करना, पल्पेशन करना। पल्पेशन को ऑलरेडी आप लोग जो फर्स्ट उसमें है असेसमेंट में आप लोग पढ़ चुके हैं कि पल्पेशन की कितने टाइप है, उसके मतलब सुपरफिशियल पल्पेशन है, डीप है। ठीक है, सुपरफिशियल जब 3 सेंटीमीटर से आप कम फोर्स उस पर कर रहे हो तो दिस इज सुपरफिशियल। अगर 3 सेंटीमीटर से आप डीप जा रही है तो दिस इज डीप पल्पेशन। पल्पेशन को हमने ये भी कहा था कि हम जितने भी मतलब लीजन है, स्कार है, मॉइस्चर है, टेक्सचर है, इसके अलावा इंटरनल आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, इसको आप याद कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फार्मूला ईसीटी। ईसीटी आप लोगों ने कभी सुना है? ईसीटी क्या है जी? वेरी गुड। इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी, जो पुष्टों में हम कहते हैं ना शाह केवल और को। आपने देखा होगा ना, जो साइकोसिस के पेशेंट होते हैं ना, साइकोटिक, मेंटल में भी 2 टाइप होते हैं, साइकोसिस और न्यूरोटिक, हम उसमें नहीं जा रहे। लेकिन जो साइकोटिक पेशेंट होते हैं ना, हम उसको फिर ईसीटी उसके करवाते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होते हैं ना, इलेक्ट्रिकल जो करंट्स की जो वो होते हैं, उसको हम यूज करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ द ट्रीटमेंट, क्योंकि उसमें एबनॉर्मल डिस्चार्ज होते हैं ब्रेन में, तो उसको नॉर्मल लाने के लिए हम ईसीटी करवाते हैं। ठीक है, तो ईसीटी अब सबके होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, आप ईसीटी जो है ना, हमें उसकी डिफिनेशन से किया मतलब गरज था ही नहीं, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया। ये फार्मूला है, निमोनिक है, कि आप आसानी से याद कर सकते हैं। हम पल्पेशन में क्या क्या देखेंगे? एक्सपेंशन ऑफ द चेस्ट वॉल। ठीक है, एक्सपेंशन हम देखेंगे चेस्ट वॉल की। हम अभी देखेंगे कि किस तरह, मतलब इसमें हम देखते हैं कि सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है। सी का मतलब क्या है? क्रेपिटस मीन्स, ये हम चेक करते हैं फॉर द टेक्टाइल क्रेपिटस। क्रेपिटस जब हम पल्पेशन में करते हैं फॉर द व्हाट? कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन का मतलब क्या है? व्हेन देयर इज अक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड। टी का मतलब क्या है? ट्रेकिया। हम ट्रेकिया की पोजीशन, लोकेशन। टी से टेंडरनेस का मतलब क्या है? व्हेन देयर इज पेन वे टचिंग, जब आप उसको टच करते हो और उसको पेन फील हो रहे हो। टेक्टाइल प्रेमेटिस। ठीक है, उसको अब हम करेंगे, अभी आगे हम जाकर उसको करेंगे। ठीक है, एक ऐसा स्टूडेंट्स जो अपनी मर्जी से स्टेज पे आ सकते हैं, लेकिन मे भी कि हम उसका शर्ट उतरवा दें। राशा मजना ये ओड़ो अरमानम रे चुवमनी पूरे नन्ना हुआ सदा राशा। हाँ, देख आपने उसको प्रैक्टिकली असेस करने हैं। ठीक है, कि मतलब हम इन चीजों को किस तरह चेक कर सकते हैं। ठीक है, हम ट्रेकिया को किस तरह कर सकते हैं, हम टेंडरनेस को किस तरह कर सकते हैं, हम जो टेक्टाइल प्रेमेटिस की बात हो रही है हम उसको किस तरह कर सकते हैं, चेस्ट जो एक्सपेंशन है उसको हम किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, एक स्केल मुझे चाहिए, स्केल चाहिए एक मुझे जी। देख ये इसको हम क्या कहते हैं? हाँ, टेक्टाइल। टेक्टाइल का मतलब क्या है? या और टच के थ्रू। ठीक है, जब आप टच सेंसेशन को यूज करते हैं ना, और थ्रू डेट आप जो भी चीज असेस करते हैं, हम कहते हैं ना, लर्निंग की भी हमने जो टाइप बताई थी उसमें एक टेक्टाइल था। ठीक है, अब ये है ना कि इसमें हम क्या चेक करते हैं, हम क्या करते हैं, पेशेंट के बैक साइड जहां पे स्केपोला है ना, बैक जो स्केपोला है, ठीक है, यहाँ पे अपने अपनी दोनों हाथ को क्या करने हैं? रख देने हैं। क्या करने हैं जी? गरम करना है, गरम नहीं, साफ करने, शर्ट उसका गंदा ना हो। सही है, ठीक है, गरम भी करने हैं। एक ये स्केपोला है, दिस इज 1, दिस इज 2 स्केपोला। अब भी क्या करना है? सही राजी कर साइड तक हम लोग
ठीक है, स्केल दल की डिवेदर्स किसको शाक अलग से से, ठीक है। दिस इज व्हाट स्केपोला। आपने अपने दोनों जो हैंड्स है ना एग्जामिनर की, लेकिन आपकी जो फेंकर है ना ये उसको टच ना करें, आपकी सिर्फ फॉर्म उसके बैक पे हो, ठीक है। आप दोनों आप उस पे रख सकते हो, मतलब जहां पे स्केपोला है। क्लियर? आपने पेशेंट से कहना है कि आप कहे 99 99 99, ठीक है। पेशेंट से आपने कहना है कि जो भी ABC भी आप कह सकते हैं, लेकिन 99 इज बेस्ट। आपने अपने दोनों फॉर्म को क्या करना है, पेशेंट की जो बैक साइड है जहां पे स्केपोला बोन है वहां पे आपने रख देनी है, और आपने पेशेंट से क्या पूछना है कि आपने क्या कहना है 99, ठीक है। तो आपने क्या फील करना है, वाइब्रेशन, कि आया वाइब्रेशन है, अगर है तो दोनों साइड पे इक्वल है या एक साइड पे ज्यादा है। अगर किसी साइड पे ज्यादा वाइब्रेशन है तो इसका मतलब क्या है जी, कंसोलिडेशन है, ठीक है। मैं आप उसको देख, ये पिक्चर में आप देख रहे हो, ठीक है, ये इनके दोनों हैंड्स हैं, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिए कि अपने पेशेंट से पहले बताने हैं कि अपने जो दोनों हैंड्स है ना उसको क्या करना है, हाँ, ठीक है, बांध देने हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्योंकि इससे क्या होगा कि जो उसके जो स्केपोला बोन ये बाहर की तरफ आएंगे, ठीक है। यानी दोनों आर्म को जो है उसको क्या करना है, होल्ड करना है। जैसे इस तरह ये होल्ड करेंगे, ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन होल्ड करना है। मतलब इससे जो बोन है ना स्केपोला ये बाहर की तरफ आएंगे। फिर आपने अपने फॉर्म को यूज करना है, नॉट योर फिंगर। आपने उसको जो स्केपोला बोन है वहां पे रखना है। पेशेंट से आपने पूछना है कि यू शुड से 99, और फिर आपने उसको दोबारा रिपीट करना है। आपने असेस करना है कि वाइब्रेशन फील हो रहा है या नहीं, अगर नहीं है तो क्या है, यहाँ पे देख, तो ये दोनों क्या है उसके हैंड्स हैं, ये उसने बिल्कुल होल्ड किया हुआ है, ठीक है। Ask the patient to fold his arm across his chest। सबसे पहले अपने पेशेंट से पूछना कहना है कि आपने दोनों आर्म को क्या करना है, होल्ड करना है across the your chest। इसके बाद क्या करना है, 10 मोमेंट shift the scapular out of the way। मैंने कहा ना कि इससे आपकी जो स्केपोला है वो बाहर की तरफ आएंगे बैक साइड पे, ठीक है। Lightly place your open palm on both sides on the patient's back as shown without touching his back with your finger। मैंने कहा ना कि हमने दोनों फॉर्म को सिर्फ यूज करना है, बट without touching your finger, आपके फिंगर उसके साथ टच नहीं हो रहे हो। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ask the patient to repeat, कौन सी फ्रेज उसने रिपीट करना है, 99 loud enough to produce palpable vibration। लेकिन इतने ऐसा नहीं कि वो 99 इतना जोर से कि कम से कम वो वाइब्रेशन तो प्रोड्यूस करे। इसके बाद क्या करना है, then palpate the front of the chest using the same position। आप उसको फ्रंट पे भी कर सकते हैं, ठीक है, आप उसके फ्रंट पे भी कर सकते हैं, बैक पे भी कर सकते हैं और फ्रंट पे भी कर सकते हैं। फिर क्या करना है, वाइब्रेशन डेट फील मोर इंटेंस, जहां मतलब राइट साइड या लेफ्ट हैंड पे अगर ज्यादा आपको फील हो रही है, and side then the other indicate the tissue consolidation। but low or absent vibration, अगर low है या नहीं है तो फिर may indicate what, emphysema and pneumothorax or pleural effusion। तो देख यहाँ पे उसके है, मतलब ये पल्पेशन में अगर डिक्रीज है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, या क्या है और या आस्टीमा है। अगर डिक्रीज है तो नेमोथोरिक्स भी है, ये तीनों। लेकिन अगर एब्सेंट है एटेलेक्टेस से, अगर एक साइड पे इंक्रीज है या बहुत ज्यादा इंक्रीज है तो कंसोलिडेशन है, ठीक है, क्लियर। तो आप टेक्टाइल पैरामीटर्स को आप समझ चुके होंगे अभी क्या है, ठीक है। आप लोग जब जाएंगे आज रूम में तो एक दूसरे पे आप लोगों ने इसको चेक करना है, ठीक है। अच्छा, दिस इज अ चेस्ट, क्या कहते हैं उसको, जब आप चेस्ट वॉल सिमेट्री देखते हैं तो उसके लिए हम चेस्ट एक्सपेंशन चेक करते हैं। ये एमसीक्यूज में ये 2-3 बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। आप इसको 2 तरीकों से चेक कर सकते हैं।
एक फ्रंट साइड से, एक बैक साइड से। अगर फ्रंट साइड से आपने चेक करना है तो आप किस तरह चेक करोगे? आप जो सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस है वहां पे आप चेक करोगे। अगर बैक साइड पे आप करोगे तो फिफ्थ इंटरकोस्टल जो स्पेस है उस पे करोगे। ठीक है, मैं उस पे कर देता हूं, आप थोड़ा इधर आ जाएगी। ठीक है, शर्ट आपको थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा। स्क्रीन करेंगे तो फिर फायदा नहीं है ना, ये तो हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं। ठीक है, देखो रश, बस इतना भी काफी है। देख, आपने क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड इंटरकोस्टल जहां पे स्पेस है, यहाँ पे आपने दोनों टर्म्स को रखने हैं, लेकिन ऐसे कि आपने दोनों टर्म जो है वो एक दूसरे को क्या करें, टच करें। क्या करें? टच करें। सबसे पहले आप पेशेंट से कह दे आप एक्सेल करें। एक्सेल का मतलब है बाहर निकाले सांस। ठीक है, इसके बाद आपने दोनों टर्म को रखने, आप इनहेल करें। आप देख रहे हो मेरी टर्म को, आप दोबारा एक्सेल करें। इनहेल, एक्सेल करें, इनहेल करें, एक्सेल करें। आप देख रहे हो ना मेरे टर्म को, आप देख रहे हो आप लोग, इसमें क्या हो रहा है? जो दोनों मोमेंट है वो इक्वल है या नहीं है? इक्वल है या नहीं है? ठीक है, देख दोबारा देख कि दोनों, देख आपने क्या करना है, सेकंड इंटरकोस्टल जो स्पेस है वहां पे आपने दोनों टर्म को रखने हैं, लेकिन एक दूसरे को वो टच कर रहे हो। सबसे पहले आपने पेशेंट से कहना है, आपने क्या करना है, एक्सेल करना है। ठीक है, आप दोनों टर्म को रख के आप इनहेल करें। देख दोनों टर्म जा रहे हैं, दोबारा एक्सेल करें, इनहेल करें, लेकिन देख इक्वल जा रहे हैं, इक्वल। लेकिन ये ऐसा भी हो सकता था कि ये एक जगह पे होते और एक चले जाते। ठीक है, या ये एक साइड पे और ये, तो दोनों इक्वल जा रहे हैं ना। इसका मतलब क्या? इसको कहते हैं चेस्ट एक्सपेंशन। ये कितनी होनी चाहिए? 3 सेंटीमीटर। देख ये कह रहे हैं ना, प्लेस यूर हैंड्स ऑन द फ्रंट ऑफ द चेस्ट वॉल विद यूर थम्स टचिंग विद ईच अदर। जिस तरह मैंने कर दिया ना, मैंने उसकी जो फ्रंट पे था, चेस्ट पे मैंने रख दिया और मेरे दोनों टर्म एक दूसरे को क्या कर रहे थे? टच कर रहे थे। फिर क्या हुआ? एट द सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, एज द पेशेंट इनहेल डीपली, जब पेशेंट इनहेल कर रहा था तो आपने क्या, वॉच यूर टर्म्स, दे शुड सेपरेट, दोनों जो है एक जैसे इक्वली दोनों सेपरेट होनी चाहिए। मतलब फ्रॉम द राइट साइड एंड लेफ्ट साइड दोनों इक्वली। फिर क्या है? एंड इक्वली टू अ डिस्टेंस सेवरल सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द स्टर्नम। रिपीट, इस मोमेंट को हम रिपीट कर सकते हैं बैक साइड भी, बट इन द फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस द सेम मेजरमेंट मे बी मेड ऑन द बैक ऑफ द चेस्ट नियर द 10th रेप। आप नीचे भी कर सकते हैं, जहां पे 10 रेप्स है ना, सेकंड पे भी कर सकते हैं और 10 पे भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा द पेशेंट चेस्ट में एक्सपेंड एसिमेट्रिकली इफ ही हैज प्लूरल इफ्यूजन। अगर ये तो सिमेट्रिकल हो रही थे ना, मे भी एसिमेट्रिकल भी हो सकते। क्यों? अगर पेशेंट को प्लूरल इफ्यूजन है या एटेलेक्टेसिस है या नमूनिया है या निमोथोरिक्स है, तो इट्स मीन कि उसमें एसिमेट्रिकल होंगे। देख ये सिमेट्रिकल एक्सपेंशन होंगे। एसिमेट्रिकल अगर है तो मतलब नमूनिया है या निमोथोरिक्स है या प्लूरल इफ्यूजन है या एटेलेक्टेसिस। क्लियर? आप कर सकोगे आप लोग। तो जैसे आप लोग जाएंगे, आप सब ने क्या चेक करना है? चेस्ट एक्सपेंशन को आप लोगों ने चेक करना है कि दिस इज सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। नाउ वी विल यूज द परकशन। परकशन का मतलब क्या है? टैपिंग। आपने टैपिंग करने हैं और टैपिंग के थ्रू आपने क्या करना है? साउंड को प्रोड्यूस करना है और उस साउंड को आपने सुनना है विद आउट द हेल्प ऑफ द स्टेथोस्कोप। तो जिस हैंड को आप मतलब हेड करोगे, लेफ्ट हैंड को, इसकी जो फिंगर है मिडल फिंगर, उसको हम क्या कहते हैं? फ्लेक्सीमेटर। और आपकी जो राइट हैंड से जिसकी मिडल फिंगर है, जिससे आप हेड करोगे, उसको क्या कहते हैं? फ्लेक्सिमर। ठीक है, परकशन की भी टाइप होते हैं, एक है डायरेक्ट परकशन, एक है इनडायरेक्ट परकशन, एक है ब्लंट। ठीक है, ब्लंट परकशन इज यूज फॉर हाँ या ओबेस पेशेंट, और जो डायरेक्ट परकशन है दिस इज यूज फॉर द साइनस।
और जो इनडायरेक्ट परकशन है, बाकी जितनी भी है मोस्टली वी यूज इनडायरेक्ट परकशन, ठीक है। सो ये क्या है कि चेस्ट परकशन विद द बाउंड्रीज ऑफ द वॉल, ये जिस तरह आप अस्कल्ट करते हैं ना, इसी तरह आप एस शेप की जो है ना आप उसको वो भी कर सकते हैं। परकशन परकशन के आपको पता है कि कौन सी नॉर्मल साउंड है, ठीक है। अगर चेस्ट की हम बात करें तो चेस्ट में नॉर्मल साउंड कौन से है, रेजोनेंस है। अगर कोई इंटरनल ऑर्गन है जहां पे फ्लूइड हो तो वहां पे कौन से साउंड होंगे, डलनेस। अगर जहां पे गैसेस है वहां पे कौन से होंगे, टेम्पेनी। अगर जहां पे बोन्स हो, मसल हो, वहां पे कौन से होंगे, फ्लैटनेस, ठीक है। तो ये साउंड आपको याद हो कि कौन सी नॉर्मल है, क्योंकि आगे अभी हम जो है करेंगे कुछ और प्रोसीजर भी है, इतनी आसानी से आपको जाने नहीं देंगे, टेंशन नहीं लो। आपकी बात फिर वाजिद की ना बारी है, ठीक है। ये देख 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, जिस तरह हम अस्कल्टेशन के लिए यूज करते हैं, सेम वी आर यूजिंग फॉर द परकशन, ठीक है। ये वही है। अब बैक साइड पे भी ये है, ठीक है, बैक साइड पे भी सेम है। स्केपोलस यहाँ पे स्टार्ट किया है, ठीक है। ये ऑलरेडी आप लोगों ने कार्डिक्स और उसमें पढ़े हैं कि मतलब किस तरह हम उसको कर सकते हैं जी। देख ये मतलब ये है ना कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, हाँ ना, सब पे अपने परकशन कर रहे हैं ना। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 जी। जी बिल्कुल, मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, ठीक है। जो थोरासिक कैविटी है उस पे कौन से साउंड होंगे, वहां पे रेजोनेंस होंगे, ठीक है। देख ये वही है जो हमने अभी डिस्कस कर दिया कि फ्लैट साउंड कहाँ पे होंगे, ये बिल्कुल शॉर्ट सॉफ्ट हाई पिच साउंड है, जहाँ पे टेलेक्सेस और प्लूरल रिफ्यूजन कंसोलिडेशन यहाँ पे होंगे। डलनेस जो है ये कहाँ पे होंगे, ठीक है। रेजोनेंस कहाँ पे होंगे, हाइपर रेजोनेंस जब बहुत ज़्यादा एयर लंग्स में बढ़ जाता है तो उसकी वजह से, और टेम्पेनिक कहाँ पे होंगे। तो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस अबाउट इट, आई थिंक इन एब्डोमिनल असेसमेंट में भी हम डिटेल से उसको डिस्कस कर चुके हैं। सिंपल ये है, जहाँ पे एयर होंगे वहाँ पे हमारे पास रेजोनेंस साउंड होंगे। तो थोरासिक कैविटी की अगर हम बात करें तो वहाँ पे प्रीडोमिनेंट साउंड कौन से होंगे, रेजोनेंस साउंड होंगे। जहाँ पे सॉलिड फ्लूइड होंगे वहाँ पे या जितने भी इंटरनल ऑर्गन है, लीवर वगैरह, वहाँ पे हमारे पास कौन से साउंड होंगे, डलनेस होंगे। जहाँ पे मसल या बोन है तो वहाँ पे फ्लैटनेस साउंड होंगे। जहाँ पे गैसेस है लेकिन जी, तो उसको टेम्पेनिक साउंड कहेंगे, ठीक है। एनक्लोज गैसेस की बात हो रही है। अच्छा, डायफ्रेगमेटिक एक्सॉर्शन, दिस इज मच मोर इंपॉर्टेंट फॉर द सब्जेक्टिव क्वेश्चन, फॉर द मिड टर्म एज वेल एज फॉर द एमसीक्यूज। इसमें पूछा जा सकता है कि डायफ्रेगमेटिक एक्सॉर्शन हम क्यों करते हैं, उसकी नॉर्मल जो रेंज है वो कितनी होनी चाहिए, जिस तरह 3 to 5 सेंटीमीटर, दैट शुड बी नॉर्मल। इसमें हम डायफ्रेगमेटिक एक्सॉर्शन का मतलब ये है कि इसमें हम डायफ्रेगमेटिक की मोमेंट को चेक करते हैं, ठीक है, कि डायफ्रेगमेटिक जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो कितना मतलब नीचे की तरफ आते हैं, या जब रिलैक्स होते हैं तो कितना ऊपर की तरफ जा सकते हैं। तो नॉर्मली जो स्पेस है ना वो 3 to 5 सेंटीमीटर होने चाहिए। मतलब ये अगर है तो ये तकरीबन 3 to 5 सेंटीमीटर नीचे की तरफ आनी चाहिए, ठीक है। तो इसको कहते हैं, हम ये चेक करना चाहते हैं। पहले हम रिलैक्स मूड भी देखेंगे, फिर हम कॉन्ट्रैक्ट भी देखेंगे, फिर हम दोनों को कंपेयर करेंगे कि मतलब कितना कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर वो 3 to 5 सेंटीमीटर हो रहे हैं तो एट्स मीन की दिस इज द नॉर्मल रेंज, सही ना। देख आप फ्रंट पे भी कर सकते हैं और आप बैक पे भी कर सकते हैं, ठीक है। फ्रंट पे भी कर सकते हैं और बैक पे भी कर सकते हैं। शेयर होता रहा खजोदा एक्चुअली बेड सुपाइन पोजीशन अगर बैक पे करना है तो द सेटिंग पोजीशन इज बेस्ट, ठीक है। शर्ट नो बस चलो यार द प्रण न बोकुनो
जी दावनी से हाँ खबर की गई मानो जहां से thoracic क्यूटी स्टार्ट होते हैं वहां से आपने स्टार्ट करने हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आस्क द पेशेंट टू एक्सहेल। सबसे पहले अपने पेशेंट से कहना है कि आप एक्सहेल करें। क्यों? जब एक्सहेल करेंगे तो डायफ्राम है वो ऊपर की तरफ जाएंगे, मतलब रिलैक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपने डायफ्राम को रिलैक्स मोड पे चेक करना है। ठीक है, जब रिलैक्स मोड पे आप चेक करोगे मतलब आपने स्टार्ट करना है फ्रॉम द चेस्ट, तो वहां पे आपके पास कौन से साउंड आएंगे? रेजोनेंस साउंड। जब रेजोनेंस साउंड चेंज हो जाएंगे डलनेस को, तो वहां पे आपने एक मार्क लगा देना है। वो डॉट लगाने के बाद आपने पेशेंट से क्या करना है, पहले क्या करना है, एक्सहेल द पेशेंट से पूछना है कि एक्सहेल करें। आपने जो है परकस करना है। जैसे रेजोनेंस चेंज हो जाएगी डलनेस को, तो वहां पे आपने एक मार्क लगाने हैं। इसके बाद करने के देख परकस द बैक on one side located the upper edge of the diaphragm, the point in which normal lung resonance change to dullness. Use a pen to mark the spot indicating the position of the diaphragm at a full expiration and that side of the back या front. आज फिर क्या करना है, फिर आपसे पेशेंट से आपने पूछना है कि आप इनहेल करें जितना आप कर सकते हो। नॉर्मल इनहेलेशन नहीं, जो हमने इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात की थी। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, आस्क द पेशेंट टू इनहेल डीपली एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो आप डीपली उसको इनहेल करें। जैसे इनहेल करेंगे तो आपकी जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे जहां पे आपने मार्क किया था। ऊपर से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आसान तरीका ये है जहां से आपने मार्क किया था वहां से दोबारा परकस करना शुरू कर दें। वहां पे आप ये रेजोनेंस साउंड होंगे। जैसे रेजोनेंस साउंड दोबारा चेंज हो जाएंगे डलनेस को, तो वहां पे आपने दोबारा मार्क करना है। फिर जो दो पॉइंट आपके पास आ जाएंगे, दो स्पॉट, उसको स्केल से आपने मेजर करना है। अगर 3 to 5 सेंटीमीटर है तो इट्स मीन दिस इज नॉर्मल डायफ्रामेटिक एक्सॉर्शन। अगर नहीं है तो इसकी क्या वजह है हम अभी पढ़ेंगे आगे। ठीक है, रखा हो रहे। ठीक है, ये रेजोनेंस साउंड यहाँ पे चेंज हो गया डलनेस को। आप डीपली आप इनहेल करें, इनहेल। ठीक है, फिर इसके बाद आपने क्या करना है, आपने चेक करना है। तो कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे आकर उसको देख सकते हैं। ये कितना है, 4 है। तो हमारे पास नॉर्मल कितना है, तो इट्स मीन दिस इज नॉर्मल। क्लियर? आप इसको दोनों साइड, आप उसको जो है राइट की बजाय लेफ्ट पे भी कर सकते हैं, आप उसकी बैक पे भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप, हमारा मतलब था आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोसीजर समझाना। बाकी आप लोग जब जाएंगे रूम में तो एक दूसरे की शर्टें निकलवा के फिर आप लोगों ने करवानी है। ठीक है जी, हाँ जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में इस पे हमने कर दिया एक वीडियो। जी हाँ, हमने इसके ऊपर एक वीडियो कर दिया है, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ आ गया कि डायफ्रामेटिक एक्सॉर्शन क्या है। इसमें हम क्या मेजर करते हैं, द डिस्टेंस ऑफ डायफ्राम मूव बिटवीन द इनहेलेशन एक्सहेलेशन। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में जो मोमेंट होते हैं अपना डायफ्राम, हम उसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं। कीप इन माइंड दैट द डायफ्राम डजंट मूव एज फॉर एन ओबेस पेशेंट और अ पेशेंट विद अ सर्टेन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। अगर कोई बहुत ज्यादा ओबेस पेशेंट है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस वन बिकॉज ही इज लुकिंग वेरी स्मार्ट नाउअडेज, बट या कोई रेस्पिरेटरी डिजीज के साथ है। ठीक है, तो इसमें इस तरह की मूवमेंट नहीं करते जिस तरह नॉर्मली होनी चाहिए। ठीक है, ये वही तरीका है, आप बैक साइड पे भी कर सकते हैं। डायफ्राम क्या, सबसे पहले आपने एक पेशेंट किया ना कि एक्सहेल एंड होल्ड पर कर्स करना है, फिर इनहेल एंड होल्ड पर कर्स करना है, मेजर करना है डिस्टेंस को 3 to 5 सेंटीमीटर है तो इट शुड बी, बट इट शुड बी इक्वल एंड बोथ साइड। क्लियर? नाउ दिस इज द लास्ट वन इज अस्कल्टेशन। तो मुझे एक स्टेथोस्कोप भी चाहिए। ठीक है,
अस्कल्टेशन में और परकशन में क्या फर्क है? जो मेन फर्क है इन दोनों में वो ये है कि जो परकशन है उसमें आप साउंड को प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ योर फिंगर टेपिंग से, और वो साउंड आप डायरेक्टली सुन सकते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ द स्टेथोस्कोप। लेकिन अस्कल्टेशन में मोस्टली जो साइन है वो हमारे पास, जो साउंड है वो हमारे पास ऑटोमेटिकली जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। जिस तरह हार्ट साउंड है, लंग साउंड है, जिस तरह हमारे पास 4 लंग्स नॉर्मल साउंड है जो अभी हम पढ़ेंगे, ट्रिकल है, ब्रेकियल है, वेसिकल है, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 साउंड है। इसके अलावा हमारे पास कुछ साउंड ऐसे होते हैं जिसको हम साउंड ऑफ एडवेंटिशिया कहते हैं। एडवेंटिशिया मीन्स दिस इज द एबनॉर्मल साउंड। तो अस्कल्टेशन में ये है कि आप जब साउंड सुनते हैं तो विद द हेल्प ऑफ द स्टेथोस्कोप, तो एस एयर मूव थ्रू द ब्रोंकाई इट्स क्रिएट साउंड। जब भी आप एयर ब्रोंकाई के थ्रू पास होते हैं ना तो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ट्रेवल टू द चेस्ट वॉल, द साउंड प्रोड्यूस बाय ब्रीथिंग चेंज इज एयर मूव फ्रॉम लार्जर एयरवे टू द स्मॉलर। क्योंकि बाहर अगर आप देखें ना तो नेजल केविटी, ओरल केविटी से ज्यादा एयर अंदर जाते हैं। फिर फेरेंक्स से ओपन है, लेरिंक्स से ओपन है, ट्रिकिया ओपन, ब्रोंकाई ओपन। लेकिन इससे आगे जाएंगे ना तो जो एयरवे है वो स्मॉल होती जाएंगे। ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल से एलोलाई डक्ट, एलोलाई डक्ट से एलोलाई सेक। तो जितनी ये स्मॉल हो जाएंगे ना तो इतना ये साउंड प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो पहले चरतवाल लें। इसमें हम क्या करते हैं, सीटी जब बजाते हैं ना तो आप जो आपके हॉर्न से उसको क्या करते हैं, नीरो करते हैं ना, करते हैं ना, जना समझने वाला। हाँ, यस यस यस, एक्सेरब। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अंदर की तरफ से ज्यादा एयर निकलते हैं। आपने अपनी जो होंठ है उसको आपने होल्ड किए, जो स्पेस आपने उसको दी है वो स्पेस कम है, तो जैसे वो होंठ से निकलते हैं वो एयर तो वहां पे एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इसी तरह जब ये आपकी एयर जो एयर पैसेज है उससे गुजरते हैं तो वहां पे क्या प्रोड्यूस करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। दिस इज द नॉर्मल ब्रीथ साउंड। एक हमारे पास ट्रेकियल साउंड है जो ट्रेकिया पे आप चेक करते हैं, दिस इज द ट्रेकियल साउंड। ठीक है, इसके अलावा ब्रोंकियल साउंड है, ब्रोंको वेस्कुलर साउंड है और वेस्कुलर साउंड है। ये 4 साउंड जो है ना दिस इज कॉल्ड नॉर्मल ब्रीथिंग लंग साउंड। ठीक है, देख अगर ट्रिकिया की हम बात करें इसमें ये एमसीक्यू में बहुत ज्यादा आते हैं कि ब्रोंकियल साउंड है। इसमें क्या है, इसमें ये है कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की टाइम ये इक्वल होंगे। चाहे आप इंस्पायरेशन ले रहे हो या एक्सपायरेशन कर रहे हो, ये दोनों साइड पे इक्वल होंगी। ट्रिकिया साउंड आप कहाँ पे चेक कर सकते हो, बिल्कुल सुप्रा क्लेविकुलर नोच ओवर द ट्रेकिया। ठीक है जी, आप ले लीजिए। ठीक है, इसमें एक तो ये है ना कि दिस इज अ हाई पिच साउंड। क्या है, दूसरा इसकी क्वालिटी क्या है कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में ये सेम होंगे। क्यों, क्योंकि इक्वल पार्ट पे है। जितना ऊपर से जा रहे इतना नीचे से जब आ रहे तकरीबन इक्वल पॉइंट पे है। ठीक है, फिर क्या है ब्रोंकियल। अब ब्रोंकियल लो साउंड है। आप एक बात बता दें मुझे कि ब्रोंकियल कहाँ पे नजदीक होगी, लंग्स को नजदीक होगी ना। तो इसमें क्या है कि इंस्पायरेशन में ये कम सुनाई देंगे एज कंपेयर टू एक्सपायरेशन। क्योंकि जब आप एक्सपायर कर रहे हो ना तो ये कहाँ के करीब है, लंग्स के करीब है ना, तो वहां पे 30 एक्सपायरेशन होंगे तो आपको 30 सुनाई देंगे। लेकिन जब एक्सपायर करोगे तो ये तो लंग्स के करीब है। ठीक है, तो मतलब वहां पे जाएंगे तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएंगे। तो मतलब इस तरह वो फिर, तो ये आपको याद हो कि जो ब्रोंकियल है इंस्पायरेशन इसमें क्या है, उसमें ज्यादा मतलब ग्रेटरली यू कैन सी एज कंपेयर टू एक्सपायरेशन। क्लियर? अच्छा, ब्रोंको वेस्कुलर साउंड ये मीडियम है। इसमें दोनों इक्वल है। फिर क्यों इक्वल है, ये हम कहाँ पे सुनते हैं, बिटवीन द स्केपोला, बिटवीन द स्केपोला और वेस्कुलर साउंड में क्या है कि इंस्पायरेशन ग्रेटर होंगे एक्सपायरेशन की। क्यों,
ये लंग्स के ऊपर हम सुनते हैं, ठीक है। तो अंदर जब अंदर दाखिल होते हैं ना उस टाइम, ठीक है, क्लियर। तो ये क्वालिटी है, ये पेज क्वालिटी है, ये जहाँ पे मतलब आप ज्यादा लाउडली सुन सकते हैं, जहाँ पे आप, तो दो आपके पास इक्वल है, ट्रेकियल और ब्रोंकोवेस्कुलर, ये इक्वल है। ब्रोंकियल जो है इसमें इंस्पायरेटरी से एक्सपायरेटरी ज्यादा आप सुनेंगे, और इसमें इसके अगेंस्ट है, ठीक है। और ये स्पेस है जहां जहां पे आप उसको सुन सकते हैं, ठीक है। वेस्कुलर ओवर द लंग्स आप सुन सकते हैं, ठीक है। ये दूसरा उसका डायग्राम है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। ये भी वही डायग्राम है जहां जहां पे आप सुन सकते हैं। अच्छा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक था टेक्टाइल प्रेमेटस और एक था ओकल। टेक्टाइल का मतलब ये था, वो भी वाइब्रेशन चेक करना था, ये भी वाइब्रेशन चेक करना है, लेकिन वो जो वाइब्रेशन चेक करना था विद द हेल्प ऑफ द हैंड्स, तो इसलिए उसको टेक्टाइल कहते थे। ये विद द हेल्प ऑफ द स्टेथोस्कोप, ठीक है। तो ये ओकल प्रेमेटस में हमारे पास ब्रोंकोपोनी है, इगोपोनी है और वेस्प्रेड है, ठीक है। ये तीन हमारे पास है, क्लियर। आप इसको और भी आसान करने के लिए आखिर मैं आपको बता देता हूं। आपने क्या करना है, पेशेंट से आपने कहना है कि आप 99 कहे, क्या कहे 99, लेकिन आपने क्या करना है, स्टेथोस्कोप के थ्रू आपने सुनना है 99, लग स्लो आया 99, स्लो 99, 99, स्लो स्लो, ठीक है। आप लोग खुद सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएंगे, मुझे तो ऐसे भी समझ आ चुका है। देख, इसमें यह है ना, आपने पेशेंट से कहना है 99। अगर आपको 99 सही समझ नहीं, मतलब सुनाई नहीं दे रही, तो एट्स मीन नॉर्मल। लेकिन आपको बिल्कुल क्लियरली सुनाई दे रही है, तो एट्स मीन दिस इज द कंसोलिडेशन, कि उनकी जो फ्लूइड है उससे साउंड आसानी से पास हो जाती है, ठीक है। तो मतलब क्या है, कंसोलिडेशन है। लेकिन पेशेंट को पेशेंट ने इस मतलब तरीके से बोलना है ना, ऐसा ना हो कि आप विदाउट स्टेथोस्कोप भी सुन रही है कि 99, ठीक है। विदाउट स्टेथोस्कोप नहीं सुननी चाहिए। इगोपोनी का मतलब क्या है? इगोपोनी का मतलब यह है कि आपने पेशेंट से कहना है कि आपने क्या कहना है, इगोपोनी, लग जाए मारा रहा कहना, इसमें आपने क्या करना है, देख, आपने पेशेंट से पूछना है कि आपने क्या कहना है, अगर वो आपको क्या है, अगर एब्सेंट नहीं है, आप समझ ही नहीं आ रहे कि मतलब क्या कह रही है, सो दिस इज नॉर्मल। लेकिन अगर ई कन्वर्ट होता है ए में, मतलब वो ई कह रहे और आपको सुनाई दे रहे ए, तो इट्स मीन की कंसोलिडेशन है। एक और है वेस्प्रेड। वेस्प्रेड का मतलब क्या है, आपने पेशेंट से कहना है कि अपने आप से कहना है स्लोली, बिल्कुल 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। लेकिन ये वेस्परिंग का मतलब ये है ना, किसी के पीछे से किसी के कान में चुपके से कुछ कहना, ठीक है। जिस तरह 1 2 3 ये किसी और को सुनाई न दे, पटो खबर को होता है माहिर है, ठीक ना। तो अगर नॉर्मल है तो आप उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि पेशेंट क्या कह रही है। अगर कंसोलिडेशन है तो आपको बिल्कुल क्लियरली 1 2 3 सुनाई देंगे, क्लियर। आप देख इस स्लाइड में और भी आप कर सकते हैं। ब्रोंकोपोनी का मतलब क्या है, आस्क द पेशेंट टू से 99 or a normal lungs tissue, the word sound as you will not be able to distinguish, but over the consolidated area the word sound usually loud। 99 है, आपको 99 लाउडली और क्लियरली सुनाई देंगे, ठीक है।
ईगोपोनी में ये है कि अक्सर पेशेंट से कहना है कि ये बोलना है, अगर नॉर्मल है तो आप उसको नहीं डिस्टिंग्विश कर सकते, अगर एब नॉर्मल है तो आप ई कन्वर्ट हो जाएंगी ए में, आपको ऐसे सुनाई देंगी जिस तरह पेशेंट कह रहे ए, तो इट्स मीन कंसोलिडेशन है। ठीक है, वेस्प्रेड क्या है? आस्क द पेशेंट टू से वेस्परिंग, मैंने आपको कह दिया ना कि 1 2 3 अपने साथ गुनगुनाना। ठीक है, over the normal lung tissue you are not be able to distinguish, but over the consolidated tissue the number will be loud and clear। ठीक है, अब कुछ एबनॉर्मल साउंड है, इसको एबनॉर्मल साउंड को द साउंड ऑफ एडवेंटिशिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द साउंड ऑफ एडवेंटिशिया। ठीक है, इसमें कौन कौन से हैं? द फर्स्ट वन इज द स्ट्राइडर। ये ऐसी साउंड है ना जो बिल्कुल हाई पिच साउंड है, विदाउट स्टेथोस्कोप आप सुन सकते हैं। इसके बेस्ट एग्जांपल क्या है? जब किसी की कोई चीज उसके गले में फंस जाए, ठीक है, वो जलते ही जलते वो खखरे जो सो गया ना खत्म नहीं कि वो खाली, उस टाइम जो साउंड प्रोड्यूस होते हैं वो इस टाइप के साउंड होते हैं। ठीक है, और वो इतने जोर से होते हैं कि विदाउट स्टेथोस्कोप आप उसको सुन सकते हैं। तो ये मोस्टली किस वजह से होते हैं कि एयरवे में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है। ठीक है, और रोन की और रोनकाई दोनों इसके प्रोनाउंसिएशन है। यू कैन से रोनकी एंड यू कैन से रोनकाई। रोनकी एंड रोनकाई क्या है? लॉन्ग कंटिन्यूस एडवेंटिशिया। मैंने पहले कह दिया कि एडवेंटिशिया मीन दिस इज एबनॉर्मल साउंड्स। कहाँ भी जनरेटेड होते हैं? ऑब्स्ट्रक्शन टू द एयरवे लाइक अस्थमा और सीओपीडी। अस्थमेटिक पेशेंट में जो साउंड प्रोड्यूस होते हैं क्योंकि वहाँ पे जो एयरवे है उसके ऑब्स्ट्रक्शन हो जाते हैं, तो साउंड को हम क्या कहते हैं? और रोन की और रोनकाई। तो आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में कि जो स्ट्राइडर है वो कब प्रोड्यूस होते हैं? जब कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो। ये बहुत ज्यादा लाउड हाई पिच साउंड होते हैं, यू कैन हियर इट विदाउट द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप। रोनकाई अस्थमेटिक पेशेंट में होते हैं, ये भी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होते हैं, सीओपीडी पेशेंट में होते हैं। वी साउंड जो है दिस इज हाई पिच साउंड है, म्यूजिकल टाइप के साउंड होते हैं ये। और ये कौन सी डिजीज में ज्यादा होते हैं? हाँ, ठीक है, नमूनिया टाइप डिजीज, और इसमें ये वी साउंड होते हैं। ठीक है, क्रैकल साउंड, ये इस तरह की ये भी साउंड इंटरमीडिएट नॉन म्यूजिकल साउंड है। अगर म्यूजिकल साउंड की बात होगी तो कौन से होंगे हमारे पास? नॉन म्यूजिकल साउंड है ब्रीफ साउंड, हर्ड मोर कॉमनली विद इंस्पायरेशन, क्लासिफाइड बाय द फाइन और देख, ये काफी ज्यादा होंगी इंस्पायरेशन में। जब इंस्पायरेशन करोगे ना उस टाइम आपको ज्यादा सुनाई देंगे। ठीक है, और प्लूरल फ्रैक्शन रब, ये प्लूरल फ्रैक्शन रब का ऐसा साउंड है ना जिस तरह आप एक चीज को दूसरी चीज के ऊपर आप रब कर रहे हो और जिससे जो साउंड प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, क्रिकल साउंड का एक बेस्ट एग्जांपल ये भी है कि तासुद चिनार को पानी चलते लिए वो उससे जो साउंड प्रोड्यूस होते हैं, दिस इज अ क्रैकल साउंड। और ये जो प्लूरल फ्रैक्शन की वजह से जो है ना, फ्रैक्शन की वजह से आप किसी चीज के ऊपर दूसरा चीज जब रिगाड़ते हो उससे जो साउंड प्रोड्यूस होता है जस्ट लाइक, क्योंकि उसमें जो प्लूरल है ना वो आपस में क्या हो जाते हैं? फ्रैक्शन उसमें आ जाते हैं और रब उसमें आ जाते हैं, तो उससे जो साउंड प्रोड्यूस होते हैं उसको कहते हैं इट्स अ लो पिच साउंड होते हैं, रबिंग साउंड है। हियर द इंस्पायरेशन एंड द एक्सपायरेशन दोनों में आप सुन सकते हैं बाय द, किस वजह से होते हैं? प्लूरल इन्फ्लामेशन की वजह से। ठीक है, दिस इज आप दोबारा उसने कहा है कि अगर ब्रोंकाइटिस है तो उसमें हमारे पास कौन सी साउंड होगी ब्रोंकाइटिस में? क्योंकि ब्रोंकाइटिस में एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, तो इसमें आपके पास वी साउंड भी है, फाइन भी है, क्रैकल भी है। अगर एम्फीसाइमा है तो इसमें आपके पास कौन से क्रैकल साउंड है? अस्थमा में आपके पास वी साउंड है, न्यूमोथोरिक्स में आपके पास कोई साउंड एब्सेंट ब्रीथ साउंड होंगे, एटेलेक्टेसिस में भी एब्सेंट ब्रीथ साउंड होंगे, कंसोलिडेशन में आपके पास कौन कौन से साउंड होंगे? जो अभी हमने कहा कि ब्रोंकोपोनी है, एगोपोनी है या वेस्पिरेट साउंड है। प्लूरल रिफ्यूजन में आपके पास प्लूरल रेप साउंड होंगे। ठीक है, अब डिसऑर्डर, कुछ डिसऑर्डर है अब द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जिसमें टॉन्सिलाइटिस है, टॉन्सिलाइटिस मीन इंफ्लेमेशन ऑफ द टॉन्सिल। ठीक है, एएचएन में आप उसको डिटेल से पढ़ेंगे, हम सिर्फ आपको इसकी नेम बता सकते हैं, बाकी आप उसको डिटेल में पढ़ेंगे। वेदा पेरेंजाइटिस, पेरेंट्स की इंफ्लेमेशन है, लेरेंस की इंफ्लेमेशन, लेरेंजाइटिस है, इन्फ्लुएंजा है, ओपिंग कफ है, ऑब्स्ट्रक्शन है, ट्यूमर है, ये सारी क्या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। ठीक है, दिस इज द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसमें दो टाइप के होते हैं, एक ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज होते हैं, एक रिस्ट्रिक्टिव डिजीज होते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज का मतलब क्या है? देख, ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब है ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब लंग्स में कोई डिफेक्ट नहीं है, लेकिन लंग्स से ऊपर जो रास्ता है ना
जो वे है उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है। तो इसलिए उसको ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज कहते हैं, क्योंकि लंग्स तो सही काम कर रहे हैं लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन है आगे। तो इसमें हमारे पास अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, सीओपीडी है, ठीक है। और रेस्ट्रिक्टिव का मतलब यह है ना कि आपके लंग्स रेस्ट्रिक्ट है, लिमिटेड है, वो सही काम नहीं कर सकते, आगे ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है लेकिन लंग्स में प्रॉब्लम है। तो इसमें हमारे पास कौन से है, टेलेक्टेसिस है, नमूनिया है, प्लूरल इफ्यूजन है, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, एम्बोलिज्म है, एंड लंग कैंसर है। इसमें देख, इसमें लंग्स डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगी, इसमें लंग्स डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होंगे। जी, क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन हम क्या कर सकते हैं फॉर डायग्नोज, एक तो हिस्ट्री है, इसके अलावा चेस्ट एक्सरे, पल्स ऑक्सीमेट्री से हम सिचुएशन चेक करते हैं कि पेशेंट की सिचुएशन इट शुड बी मोर देन 90%। स्पोटम एनालिसिस करते हैं मोस्टली फॉर द ट्यूबरक्लोसिस। एबीजीएस हम करते हैं, हम देखते हैं कि उसको एसिडोसिस या अल्कलोसिस तो नहीं है, मेटाबॉलिक या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या मेटाबॉलिक या रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस तो उसको नहीं है। स्पायरोमेट्री हम चेक करते हैं उसके लंग्स कैपेसिटी को कि कितना वो काम करते हैं। सीबीसी में हम देखते हैं कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, ठीक है। इसके अलावा मॉन्टॉक्स टेक्स इट इज़ यूज फॉर द ट्यूबरक्लोसिस, उसमें हम एक इंजेक्शन लगा देते हैं उसके जो आर्म से फो आर्म पे, ठीक है, और फिर उसको हम इसकी डायरा लगा देते हैं। 72 आवर बाद हम उसको चेक करते हैं कि उसमें कोई लेजन या तो नहीं है। अगर कोई रिएक्शन हो गया है तो इट्स मीन का द पेशेंट इज द ट्यूबरक्लोसिस एक्सपोज पेशेंट, ठीक है। सीटी स्कैन करवा देते हैं हम लंग्स की, ठीक है, और ब्रोंकोस्कोपी हम करते हैं। क्लियर? नर्सिंग डायग्नोस क्या है? एक तो यह है कि इनइफेक्टिव क्लियर एयरवे क्लियरेंस है रिलेटेड टू द यस एंड ब्रोंकाई की सिक्रीशन है, तो इसकी वजह से क्या है कि मतलब एयरवे क्लियरेंस क्लियर नहीं है, एज एविडेंस बाय द चेंज इन द रेस्पिरेटरी रेट, रिदम एंड द रेस्टलेसनेस। 3 तरीके हमने बताई थी कि जब भी आप नर्सिंग डायग्नोस बनाएंगे, नर्सिंग डायग्नोस के कितने टाइप थे? 5 टाइप थे। एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोस, पोटेंशियल नर्सिंग डायग्नोस, पॉसिबल या रिस्क नर्सिंग डायग्नोस, और वेलनेस नर्सिंग डायग्नोस और सिंड्रोम, ठीक है। जो एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोस था उसमें 3 पार्ट थे। प्रॉब्लम रिलेटेड टू इटियोलॉजी एज एविडेंस बाय साइन सिम्टम, PRES फार्मूले से हमने किया था कि प्रॉब्लम आर रिलेटेड टू इटियोलॉजी एज एविडेंस बाय एज साइन सिम्टम। तो इसमें देख, प्रॉब्लम क्या है? इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस है, दिस इज द प्रॉब्लम। क्यों है? वजह क्या है? इटियोलॉजी रिलेटेड टू रिटेन सिक्रेशन इन ब्रोंकाई, दिस इज प्रॉब्लम, दिस इज इटियोलॉजी। आपको कैसे पता चला? इज एविडेंस बाय चेंज इन रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट में चेंज आ गई है, रिदम में चेंज है, और पेशेंट रेस्टलेस है। तो 3 चीजों से हम नर्सिंग डायग्नोस बनाते हैं। प्रॉब्लम क्या है? रिलेटेड टू इटियोलॉजी क्या है? एस एविडेंस आपको कैसे पता चला? साइन सिम्टम से। देख, इम्पेयर स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन, दिस इज अ प्रॉब्लम। जो स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन है वो इम्पेयर है, सही नहीं है, सो दिस इज अ प्रॉब्लम। रिलेटेड टू काज क्या है? रेस्पिरेटरी मसल फटीग है। आपको कैसे पता चला? इज एविडेंस बाय इंक्रीज यूज ऑफ एसेसरी मसल, क्योंकि वो एसेसरी मसल यूज कर रहे हैं। तो मुझे उससे पता चला कि मतलब ये है कि उसकी जो नॉर्मल स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन है वो ठीक नहीं है, ठीक है। इसी तरह ये क्या कह रहे हैं? परफ्यूजन इम्बैलेंस, देख, हाँ ये छोड़ो, ये है इम्पेयर गैस एक्सचेंजेस, ये क्या है? प्रॉब्लम है। रिलेटेड टू मतलब काज क्या है? वेंटिलेशन परफ्यूजन इम्बैलेंस। आपको कैसे पता चला? इज एविडेंस बाय इरिटेबिलिटी, नेजल जो है फ्लेयरिंग एंड एब्डोमिनल एबनॉर्मल एबीजीज की वजह से। अब एक्टिविटी इंटॉलरेंस, वो एक्टिविटी नहीं कर सकते, बेड पे है, मामूली से अगर वो वॉक करे तो उसको एसओडी हो जाती है, वो नहीं चल सकते। सो दिस इज अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है? एक्टिविटी इंटॉलरेंस है। क्यों है? रिलेटेड टू व्हाट इज द इटियोलॉजी? इम्बैलेंस बिटवीन द ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड, जो ऑक्सीजन की डिमांड है उसके मुताबिक उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, दिस इज अ काज। आपको कैसे पता चला? एज एविडेंस बाय, क्योंकि पेशेंट एज साइनोसिस एंड डेस्निया, पेशेंट को सांस लेने में डिफिकल्टी है और पेशेंट साइनोसिस है, तो मुझे इससे पता चला, ठीक है। तो नर्सिंग डायग्नोस आप बना सकते हैं, जितनी भी आप बनाना चाहिए यू कैन मेड। अब नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है? देख, नर्सिंग मैनेजमेंट के लिए काम करें, नर्सिंग मैनेजमेंट के लिए स्लाइड और रटे लगाने की जरूरत नहीं है।
जो रेस्पेक्टर है उस पे काम करे, जो सिम्टम है उस पे काम करे, साइन सिम्टम ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, अगर एसओबी है पेशेंट को, सबसे पहले आप पेशेंट को एक प्रॉपर पोजीशन तो दें। ठीक है, इसके अलावा वाइटल साइन चेक करें, क्योंकि उसमें सिचुएशन ड्रॉप होते हैं या नहीं होते हैं, तो इसके वाइटल साइन चेक करें, और इसकी एक्टिविटी को लिमिटेड करें, क्योंकि वो एक्टिविटीज कर नहीं सकते, मतलब कंप्लीट बेड रेस्ट पे रखे उसको। ठीक है, अगर प्रिस्क्राइब मेडिकेशन है वो दे दे उस पेशेंट को, अगर कोई एबनॉर्मल फाइंडिंग है उसको डॉक्यूमेंट करें। ठीक है, इसके अलावा अगर ऑक्सीजन की नीड है तो प्रिस्क्राइब है तो ऑक्सीजन उसको लगा दे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, ऑक्सीजन उसको देने, बट इफ द डॉक्टर प्रिस्क्राइब सो देन फिर क्या करना है, मॉनिटर द पल्स ऑक्सीमेट्री, क्योंकि उसमें पल्स ऑक्सीमेट्री आपने चेक करना है कि उसकी सैचुरेशन मोर देन 90 है या नहीं है। ठीक है, फिर क्या करना है, सक्शनिंग अपनी करने है। क्यों, क्योंकि हमने पहले कहा ना कि सक्शनिंग क्यों करने हैं, सक्शनिंग मशीन ऊपर स्केल में है, स्केल लैब में, लेकिन आई एम 100% श्योर कि आप लोगों ने देखा भी नहीं होगा। उसमें आपने क्या करना है कि आप, क्योंकि पेशेंट के एयरवे में ऑलरेडी बहुत ज्यादा सिक्रीशन होते हैं, ऑलरेडी इन्फ्लेमेशन की वजह से जो आपकी एयरवे है वो नेरो है, इसमें सिक्रीशन है तो और भी नेरो हो गई, तो आप उसकी सक्शनिंग करें ताकि एयरवे ओपन हो जाए। फिर क्या करना, एनकरेज डीप ब्रीथिंग। ठीक है, डीप ब्रीथिंग प्रैक्टिस उसको देने हैं। गेव क्या है, हाँ, जितनी भी ब्रोंको डायलेटर है, अगर इस ऑर्डर मीन इट्स प्रिस्क्राइब सो देन आपने आपसे नहीं देनी है। और फिर क्या करना है, एलिवेट द हेड पोजीशन क्लाइंट्स, क्योंकि एप्रोप्रिएटली अपने पेशेंट को सेटिंग पोजीशन में या सेमी जो है फॉरवर्ड पोजीशन में अपने पेशेंट को बैठा देने हैं, ताकि उसको जिस तरह ये मस्जिद बैठा हुआ है तो उसको आसानी होगी। अगर आप उसको प्राउन पोजीशन या उसको सुपाइन पोजीशन पे लेटाओगे तो फिर और भी उसको डिफिकल्टी होंगी। Encourage ambulations of active and passive legs exercise to prevent venous जो है stasis and the patient prescribe bed rest। पेशेंट को बेड रेस्ट लेना है, लेकिन बेड रेस्ट में उसको एक्टिव और पैसिव एक्सरसाइज भी करवा देने हैं। कंटिन्यू मॉनिटरिंग करने हैं फॉर द ट्रीटमेंट इफेक्टिवनेस, अगर जो ट्रीटमेंट उसको मिल रही थी उसकी इवैल्यूएशन करने है कि आया उससे उसमें कोई इंप्रूवमेंट आ रही है या इंप्रूवमेंट नहीं आ रही है। सपोर्ट क्या करना है, हाँ, अगर स्मोकिंग कर रहे हैं तो आपने उसको कोशिश करना है, आपने उसको काउंसलिंग करने हैं कि आप उसको सीजेशन की तरफ लेकर जाए ताकि वो मजीद स्मोकिंग न करे, लेकिन जबरदस्ती नहीं। एजुकेट द पेशेंट्स अबाउट द डिजीज, मेडिकेशंस एंड हाउ एंड व्हेन टू सीक द हेल्प। पेशेंट को आपने एजुकेट करना है मेडिसिन के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में, डाइट के बारे में। ठीक है, और आपने उसको ये भी इंस्ट्रक्शन देने हैं कि कब आपने दोबारा जो है अपने कंसल्टेंट डॉक्टर से आपने कांटेक्ट करने हैं, अगर आपको कौन कौन से भी एलर्जेंट है या इरिटेंट है उसको क्या करना है। ठीक है, दिस इज द डॉक्यूमेंटेशन। एक बात याद रखिए, आपने जितनी भी असेसमेंट की ना, अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन नहीं की, आपने सिर्फ अपने और अपने पेशेंट का टाइम वेस्ट किया। क्यों, डॉक्यूमेंटेशन के एक तो ये है ना कि अगर आप डॉक्यूमेंटेशन करोगे और कोई भी डॉक्टर या जो भी राउंड पे आएंगे और आप डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे और आपकी जो फाइंडिंग है उसको देखेंगे, तो इससे एक तो पेशेंट के जो ट्रीटमेंट है उसमें उसको हेल्प मिल सकते हैं। दूसरा ये है कि आप भी अपने आप को सेव कर सकते हो लीगली, कि जब मैं आया था एंड डेट टाइम पेशेंट की ये सिचुएशन थी, ये इसकी रेस्पिरेटरी रेट थी, इसकी हार्ट रेट थी, कंडीशन सीरियस थी या कंडीशन सीरियस नहीं थी। बाद में पेशेंट क्या कहते हैं, पेशेंट के अटेंडेंस, कि हमारा पेशेंट तो बिल्कुल ठीक ठाक था, जैसे वो घूमने के लिए लेकर आया था, बस नर्सिस की वजह से जो है ना वो बस एक्सपायर हो गई, उसने मेरे पेशेंट को मार दिया है। भाई ठीक ठाक था तो हॉस्पिटल में क्या कर रहा था वो, ठीक है, या क्या कर रही थी वो, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि डॉक्यूमेंटेशन शुड बी, एट मस्ट बी, कि डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। देख, ये डॉक्यूमेंटेशन है, आपने देखना कि चेस्ट नॉर्मल है, सिमेट्रिकल है, रेट जो है ये तकरीबन 20 है, ठीक है, रेस्पिरेशन ये सारी चीज़ है, एसेसरी मसल को यूज़ नहीं कर रहे हैं, कोई टेंडरनेस नहीं है, कोई मास नहीं है, कोई रीजन नहीं है, रेजोनेंस जो है ये अनपरकशन है, ब्रीथ साउंड जो है बिल्कुल क्लियर है आर एरिया में, तो एट्स मीन देयर इज नो एनी एबनॉर्मेलिटीज, द पेशेंट इज ओके, ठीक है। सो दिस इज अ डॉक्यूमेंटेशन। आस्क द राइट क्वेश्चन at the right time from the right person,
So you can ask now the question, and these are the references which I have made this presentations, and this is a thank you slide. So thank you so much for listening me and watching me. If you have any questions, you can contact me after the video.